अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, कराची में पीडीएम का होने वाला जलसा 18 तारीख का, जिसके बाद कराची में सियासी सूरत हाल इंतहाई कशीदा दिखाई दे रही है। और कराची वाक़े पर अब तक की लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और डीजी रेंजर्स को यह कमांड जारी किए हैं कि वो मामले पर तहकीकात करें। साथ ही साथ जहाँ हम इस पर बात करेंगे वहीं हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से लिए जाने वाले एक अहम फैसले की, जिसमें वो कहते हैं कि अब महंगाई को कंट्रोल करने के मामले को अपना मिशन बनाएं वुज़रा और देखें कि क्या वजूहात है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे और आखिर में बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के मामले पर, जहां से यह खबर सामने आई कि 11 सियासी जमातों के नए इत्तेहाद की तश्कील हुई है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इस बार वो सियासी जमातें भी इस इत्तेहाद का हिस्सा होंगी जो मोदी सरकार की नवाजिशात माजी में रही हैं। बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ेकार नासिर चौथाई साहब, साथ ही साथ सीनियर तज्ज़ेकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्ज़ेकार जैम खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सहाफ़ी तज्ज़ेकार अतर काज़मी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। एंकर पर्सन तज्ज़ेकार अमीर अब्बास भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अब तक की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के हवाले से कि इस वक्त जो एक अहम फैसला लिया गया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से कि तहकीकात करवाई जाएंगी इस वाक़े की और डीजी रेंजर्स को इसका टास्क सौंपा गया है। तो इसमें अब सिचुएशन, ये मामला कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अमीर, आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले फरमाइएगा किस तरह से देख रहे हैं आप इस लिए गए फैसले को जो कि आर्मी चीफ की जानिब से लिया गया? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जिस तरह 22वें ग्रेड के अफसर को, जो कि 1.5 लाख पुलिस फोर्स का कमांडर इन चीफ है, भले आप उसको किसी और इदारे की निस्बत हेच समझे, नीच समझे, उसकी कोई औकात ना हो, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे की पुलिस का कमांडर इन चीफ है। जिस तरह उसको रुसवा किया गया, उसके बाद तो एक ताफुर उठना शुरू हो गया है। और जो सिलसिला शुरू हुआ है कराची पुलिस की तरफ से रिजाइन देने का, ये छुट्टियों पर जाने का, अब उसके बाद मजबूरी बन गई थी हमारे आला तरीन ओहदे की और महकमे की कि वो इसके ऊपर कोई नोटिस लें। मैं आपको जाती इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बता रहा हूँ जरा कि 5 गाड़ियां गई थी। मैं नहीं नाम लेता कि वो कौन किसकी गाड़ियां थी, उनमें कौन लोग सवार थे। उसमें निचले अफसर के थे, सतह के अफसर थे, दरमियाने सतह के थे, लेकिन 5 गाड़ियां गई। उन्होंने आईजी से कहा, आईजी ने कहा कि भाई कल चले जाना है वापस, कैप्टन सफदर ने, उसकी फ्लाइट है कल वापस, तो आप रास्ते में उसको पकड़ लें, अगर पकड़ना है उसको एयरपोर्ट पर पकड़ लें। ये कौन सा तरीका है कि हम उसको उठा के आधी रात को जो है वो हम उसे कहें कि हमने तुम्हें गिरफ्तार करना है? ऐसी कौन सी उसका आदत पड़ी? और आईजी साहब जो है वो नींद आवर अद्वियात लेकर सोते हैं, क्योंकि बाज लोग होते हैं जिनको थकावट की वजह से या नींद ना आने की वजह से ऐसी अद्वियात खाना पड़ती हैं। वो बेचारे तो आराम कर रहे थे, उनको उठाया गया नीम शब और उनसे कहा गया कि जी करें। अब आईजी तो नहीं वारंट के ऊपर दस्तखत करता होता, ये तो एक प्रोसेस है। एफआईआर दर्ज हुई है और जो इन्वेस्टिगेशन के ऑपरेशन वाले हैं वो अरेस्ट करेंगे। लेकिन ये जो आज एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास शायद नाम है उनका, जिन्होंने सबसे पहले खत लिखा और उन्होंने कहा कि मैं काम नहीं कर सकता, 2 माह की मुझे छुट्टी दी जाए, ये इंतहाई अपराइट और डेड ऑनेस्ट ऑफिसर है जरिया, जो आज से 40 साल पहले की जो हमारी सिविल सर्विस हुआ करती थी ना, वो जो गोरे ने सिविल सर्विस बनाई थी, इनकी कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं है, इनका कोई स्कैंडल नहीं है, ये सीधी बात करने वाला अफसर है, ये लंबी बात नहीं करता। अगर ऐसे अफसर डीमोरलाइज हो रहे हैं, और मेरी आज जिन लोगों से बात हुई है, ये तो अभी खबर भी आ गई है, जब मेरी दोपहर में बात हुई तो ये उस वक्त ये चीज पेनिट्रेट कर रही थी सिंध पुलिस के अंदर। आज कराची के अंदर एक जगह पे फायरिंग हुई, जब फायरिंग हुई तो पुलिस को कहा गया कि भाई ये फायरिंग हो रही है, तो जारी बात है पुलिस ने रिस्पॉन्ड करना था। तो निचली सतह पे पुलिस ने कहा कि भाई हम क्यों रिस्पॉन्ड करें, हम किसके लिए रिस्पॉन्ड करें? अगर ये होगा हमारे साथ, हमारे आईजी के साथ ये होगा, हमारे एडिशनल आईजी के साथ ये होगा, तो हम क्यों रिस्पॉन्ड करें? हम किसके लिए जाके पुलिस मुकाबले करें? ये किसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती है। और एक ऐसा कि जब जानते भी हैं आपके इसकी ये बेलेबल ऑफेंस है, अभी शाम को जमानत हो जाएगी कैप्टन सफदर की, तो क्या उस्ताद आ पड़ी थी कि आपने फौरी तौर पे उसको उठा के आईजी को और आपने गिरफ्तारियां करवाई? एक बंदा होटल में अपने कमरे में है, आपने सोचा नहीं कि इसकी रिपरकशंस क्या होगी? आपने सोचा नहीं कि ये हम जो कर रहे हैं, हम जिस भी ताकत के फतूर में कर रहे हैं, हम ये जो कर रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा? ये वापस जो है वो हमें फ्लैशबैक करेगी ये चीज। यानी फैसला करते वक्त जो मशीर है, ये जिनर से भी हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि कैसे
यानी एक ऐसा संजीदा मुकदमा हो अगर जो जिसमें ऐसी दफात हो जो नाकाबिले जमानत हो, फिर तो समझ में आता है कि जी आपने बंदे को पकड़ना था, इसलिए पकड़ा कि वो छूटेगा नहीं, बाहर निकलेगा। ये तो बेलेबल ऑफेंस था, आपको खुद पता होना चाहिए था कि शाम तक इसकी जमानत हो जाएगी। तो हम इसको आराम से भी पकड़ सकते हैं, जिस तरीके से हम इसको पकड़ रहे हैं ऐसे पकड़ दी जैसे इसकी जमानत नहीं होगी। ये इंतहाई अफसोस था कि ये लिखा गया है अब हमारे माथे के ऊपर जो कुछ हुआ है। और बहुत अच्छी बात है, चले अगर आर्मी चीफ ने इसके ऊपर नोटिस लिया है और अब देखते हैं कि इसकी तहकीकात किस हद तक साफ शफाफ होती है। लेकिन अब इसकी जो रिपरकशंस है वो आप आगे बाकी सूबों के अंदर भी देखेंगे। हालात बहुत तेजी से हमारी सियासत में, हमारे मुल्क में टकराव की तरफ जा रहे हैं। पहले सियासतदानों की हद तक मामला था, कोई मीडिया को किसी से शिकायत थी, अब अगर पुलिस जैसा इदारा, अभी कुछ और इदारे भी, जब जाहिर बात है आप ताकत को एक्सर्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जाके कोलिजन होगा। ये सोचना पड़ेगा हमारे मुल्क के बड़ों को बैठ के कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। जो कुछ तबाशी शरीफ साहब ने कहना शुरू कर दिया है वो उन्होंने एक और महाज खोल दिया है फजूल का, उन्होंने एक और रियासत मुखालिफ बयान जिस तरह से वो दे रही है, कहीं तौर पर अक़वाम आलम के हवाले से भी अगर हम देखें तो एक अच्छा और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हरगिज नहीं जा रहा मुसलसल एक हफ्ते से। NBC आपकी तरफ आऊंगी, बताएगा ये मामला शुरू होता है IG सिंध से, फिर AIG तक ये मामला जाता है, फिर तवील रुखसत के हवाले से एक के बाद एक करके इतनी एप्लीकेशंस आ गई हैं। बेहतर हुआ कि फिर आर्मी चीफ ने नोटिस लिया इस वाक़े का? जी वो तो करना था, जब एक पूरी फोर्स, एक वो फोर्स जो दहशतगर्दों का मुकाबला करती रही, सीना सफर रही, उसको कत्ल किया जाता रहा सड़कों पर, वो फोर्स जब आपसे कहे कि मैं बगावत नहीं कर रही, मैं इस्तीफा दे रही हूँ या मैं छुट्टी पर जा रहे हैं, तो फिर ये बहुत क्लियर मैसेज है। ये पहली बार हुआ पाकिस्तान में। इससे पहले पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर छुट्टियों की दरख्वास्तें नहीं आई और दरख्वास्तें शरीफाना है जिनमें लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि वी वर मिस हैंडल्ड। अमीर ने बहुत बड़ी बातें की हैं, उसमें मैं इजाफा कर दूं कि हमारे अफसरों को मिस हैंडल किया गया, उनके घर का मुआसरा किया गया, उनके घर पे छापा मारा गया। आज ये घर पे छापा मारने का मतलब क्या है? अगर खुदा न खास्ता वहाँ जो गार्ड्स थे, वहाँ जो फोर्स थी, वो भी मुकाबले पर आ जाती तो क्या होता? खुद जरा सोचे, मैंने खुदा न खास्ता कहा है तो क्या होता, इस शहर में क्या होता? उसके बाद ये सोचे, फिर ये सोचे कि 2 दिन थे, ये खबर जो हम बता रहे हैं आपको, जो अमीर बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ और लोग बताएंगे, ये शहर में आम थी, सबको पता था क्या हुआ है, पड़ोसियों को पता था, घर वालों को पता था, मोहल्ले वालों को पता था क्या हुआ है। लेकिन कौम के मुफाद में, जिसका हम इन्वर्ट कॉमास में कहते हैं, कौम के मुफाद में इसको छुपाया जा रहा था। हुकूमत सिंधी बहुत दबे लफ्जों में बात कर रही थी, आज चीफ मिनिस्टर ने भी बहुत दबे लफ्जों में बात की है। लेकिन उसके बाद जब ये तय हो गया कि IG और DIG और SP भी, कुछ SPs भी है टक्कर वगैरह के, ये भी इस्तीफों पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ा क्राइसिस है। ये इसका पीक क्राइसिस, हाँ मतलब, और ये वो क्राइसिस है जिसके बाद सिंध में सिंध की पहली दिफाई लाइन दहशतगर्दों के खिलाफ जो पुलिस फोर्स है वो डिमोटिवेट हो गई है, उसका मोराल गिर गया है। जब आप उसके अफसरों को, यार 12 अफसरों के साथ जो हलीम आदिल शेख बहस कर रहा है बैठा हुआ, वो फुटेज चल रही है ना टीवी के ऊपर, उस पर सोशल मीडिया पर, किस तरह उस इंस्पेक्टर को जरूर जल्दी कोशिश की जा रही है तो तुम रिपोर्ट काटो, और फिर रिपोर्ट भी किसकी? मुद्दई खुद दहशतगर्द है, मुद्दई वकास उनका भांजा भी है और दहशतगर्द भी है। और उसकी रिपोर्ट कटवाने के लिए लाओ लश्कर लेके जाना, घर का मुहासरा करना, IG को फोर्स करना, बिल्कुल सही कहा अमीर ने कि IG रिपोर्ट थोड़ी लिखता है, तो थाना लिखता है, लेकिन जाहिर है IG से काम करवाना था। कि बहुत अफसोसनाक बात है, मुझे बहुत, मैं समझता हूँ कि कराची पुलिस और सिंध पुलिस जो है वो एक बहुत बड़ा कारनामा कर चुकी है। इनके साथ साथ हैं, सब के साथ साथ हैं, लेकिन पहली गोली पुलिस वाला खाता है। सही जनरल साहब, इतनी बड़ी तादाद में एक के बाद एक करके इस तरह से बात करना कि अब मुझे रुख्सत चाहिए, अतर आपकी तरफ आऊंगी, बताइएगा कि इस वक्त मुल्क से बाहर क्या इम्पैक्ट जा रहा है? कराची में जो जलसा हुआ, उसके बाद जो कराची वाकया पेश आया, अब आर्मी चीफ का इस वाकये पर नोटिस।
देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि आर्मी चीफ ने नोटिस लिया और आईजी पुलिस साहब की जो शिकायत है, देखिए उसको कोई भी कंडोन नहीं कर सकता, हर कोई इसकी मजम्मत कर रहा है अगर आईजी पुलिस साहब के साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया। लेकिन यहाँ पे मेन चीज ये है कि हर कोई आके टीवी पे ये कह रहा है, चाहे वो मुराद अली शाह साहब हो या सिंध हुकूमत का कोई और तर्जमान हो, वो कह रहे हैं कि जी कैप्टन सफदर साहब ने वहां पे कानून तोड़ा, लेकिन उनके खिलाफ जब पुलिस हरकत में आई तो हमारी बेइज्जती हो गई। ये कोई बयानिया मेरी समझ से बालातर है। कैप्टन सफदर किस सियारे से आए हैं कि अगर वो कानून तोड़ें तो उनके खिलाफ पुलिस हरकत में ना आए? तो ये दो मुख्तलिफ चीजें। आईजी साहब के साथ जो बदतमीजी हुई या उनके साथ जिस किस्म का रवैया रखा गया वो काबिले मजम्मत है, लेकिन ये कहना कि उन्होंने कानून भी तोड़ा कैप्टन सफदर साहब ने और मैं जाती तौर पर शर्मिंदा हो गया हूं, मैं मरियम सफदर से माफी मांगता हूं, ये रवैया भी काबिले मजम्मत है। और आज जो हालात हैं पुलिस के और महकमों के अंदर जो हमें नजर आ रहे हैं वो इन्हीं रवैयों की वजह से हैं कि अगर ये लोग इसको जातियात के बजाय ये देखें कि कोई भी शख्स हो जिसने कानून तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये क्यों कहना शुरू हो गए कि जी हमारी बेइज्जती होगी, वो हमारे मेहमान थे? ये कोई कबायली इलाका है? यहाँ पे कोई जंगल का कानून है कि मेहमान आए मज़ारे कायद पे जाके जो मर्जी करे? या तो आप उस कानून को खत्म कर दें। अगर कानून है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और आईजी साहब का जहां तक ताल्लुक है, उनको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। अगर उनके साथ बदतमीजी हुई है, उनके खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई की है तो वो एफआईआर दर्ज करें। वो आईजी हैं, किसी अस्पताल में नर्स तो नहीं है, वो उनके पास इख्तियार है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आईजी साहब ने उसके बाद फौरन कार्रवाई क्यों नहीं की। जैकब साहब, ठीक, जैकब साहब, ये जीएनबीसी अपना पॉइंट, ठीक है। जैकब साहब बहुत दूर बैठे हुए, बहुत फासले पर। ज़ैकम खान साहब, ये सिंध गवर्नमेंट ने या सिंध के तमाम वो अशखास के जिनके हाथ में अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, उन्होंने अवाम को किसके रहमो करम पर छोड़ा कि एक के बाद एक करके ये रुख्सत तलब की जा रही है, फिर उस पर आर्मी चीफ नोटिस लेते हैं कि नहीं ये मामला हो क्या रहा है? जी ज़रिया, ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। जैसे कि आप कह रही हैं, जो सिविल सर्विसेज हैं और पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज में वो सिविल सर्विसेज जिनका लॉ इन्फोर्समेंट से ताल्लुक़ है, ये बहुत ही इंतहाई एक्शन होता है, बहुत ही इंतहाई एक्शन होता है कि जब पुलिस सर्विस जैसी सर्विस के अफसरान ये कहें कि वो अपने काम पे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अब देखिए, ये बात थी क्या और पहुंच कहाँ गई? बात थी सिंपली सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। कैप्टन सफदर ने एक हमाकत की, सिंपली हमाकत की, उसमें कोई क्रिमिनलिटी नज़र नहीं आ रही। उसने किसी तरीके से मज़ार की तौहीन नहीं की, ऊंची आवाज़ में बातें की, नारे लगाए, लेकिन ये नारे किसी तरीके से कायद आज़म की, उनके मज़ार की तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आते। लेकिन ये एक ऐसी बात थी, और ये ऐसी बात है जो पीटीआई के लोग भी पहले करते रहे, दूसरी पार्टियों के लोग भी करते रहे। अब पीटीआई ने इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, कर सकते थे, बड़ी आसानी से कर सकते थे, सोशल मीडिया पे कर सकते थे, लेकिन अब वो एक कदम आगे चले गए। उन्होंने जो ताज़ा अपना गद्दारी का नैरेटिव बनाया है, उसके साथ लिंक करते हुए जो कुछ ही दिन पहले उन्होंने पंजाब में काम किया था, ना सिर्फ वही काम किया, एक एफआईआर दर्ज करवाई, बल्कि उससे भी आगे चले गए। और उसके नतीजे में जो बहरान पैदा हुआ है वो हमारे सामने है। देखिए, ये बहुत बड़ा बहरान है। इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है और आज हम यहाँ बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या ये मामूली गुफ्तगू है? क्या हमारे न्यूज़ रूम में ये गुफ्तगू होनी चाहिए? क्या हमारे सियासतदान जो बयानात दे रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये करनी चाहिए? क्या एक सूबाई हुकूमत के सरबराह जो बात कर रहे हैं, ये होनी चाहिए? क्या हमारे अफसरान को ये बात करनी चाहिए? पुलिस को इस तरह बिहेव होना चाहिए? इस सब का एक कॉन्टेक्स्ट है, एक बहरान पैदा हुआ है जिस पे फौरी तौर पर फायर फाइटिंग की ज़रूरत है। आला तरीन सतह पर हमारे रियासत के आला तरीन ओहदेदारों को हरकत में आने की ज़रूरत है। अभी हमने ख़बर सुनी कि आर्मी चीफ साहब ने इस पर कुछ इक़दामात किए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को भी हरकत में आने की ज़रूरत है। बुलाया गवर्नर इस्माइल साहब को, उन्होंने बुलाया है ना, जिससे बढ़कर तो कोई बात नहीं की। शायद उनको खुद जाना चाहिए था। इंटीरियर मिनिस्टर को हरकत में आने की ज़रूरत है, और साथ इनको चीफ मिनिस्टर सिंध को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है कि इस बहरान को ना सिर्फ इस वाक़े के तनाजुर में हल किया जाए, बल्कि आइंदा भी इस किस्म के वाक़यात की पेशबीनी की जाए। वरना तो ऐसा लग रहा है दुनिया में
कि पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक है, बल्कि शायद बनाना रिपब्लिक से भी बात आगे निकल गई है, कोई पाकिस्तान कोई मैंगो रिपब्लिक बन गया है। जनरल साहब, ये क्या हुआ 24 घंटों के अंदर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, अब मामला इस हद तक हाथ से निकल गए हैं कि आर्मी चीफ को नोटिस देना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत बुरा हुआ क्योंकि एक दौरान सा बन गया, और जहां भी कहीं कंफ्रंटेशन हो, खास तौर पर फेडरेशन और किसी सूबे के दरमियान, तो वो हमारे मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। जो दो पहलू मैं बात कर रहा हूं उसमें यह है कि एक, अगर आईजी के घर का घेराव किया गया है तो वो गलत है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। जिस किसी ने किया है उसको उसकी सजा देनी चाहिए। उसके पास भी कानूनी रास्ता मौजूद था, बजाय इसके कि वो ताकत इस्तेमाल करे। वो बिल्कुल, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसका नोटिस लिया है, इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी की बुनियाद के ऊपर किसी के ऊपर भी इल्जाम आता है, उसके खिलाफ पूरा एक्शन होना चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, हमारे मेहमान की बेइज्जती हो गई। शर्म आनी चाहिए उस शख्स को ये बात करते हुए। क्या कायद की हुर्मत से ज्यादा है किसी मेहमान की इज्जत? क्या इनका अपना फर्ज नहीं था कि उन लोगों को रोकते कि यहां नारेबाजी ना करो? अगर रोक नहीं सके तो फिर कानूनी तरीकाकार तो यही था कि जनाब आप उसको FIR दर्ज करें, और जो FIR दर्ज नहीं कर रहा था वो भी अपनी जिम्मेदारी से पहलू तय कर रहा था। और मैं तो सोच रहा था कि शायद चीफ मिनिस्टर इसका एक रूल ऑफ लॉ जो हुआ है वहां पे, उसके बारे में खुद क्रेडिट लेंगे कि जी हमें बड़ा अफसोस है कि ये हुआ, लेकिन एक कानून तोड़ा गया, एक तकद्दस, मुल्क के बानी का तकद्दस जो है वो खत्म किया गया। आप फॉरेन डिग्नेटरीज को वहां लेके जाते हैं, बड़ा जबरदस्त प्रोटोकॉल होता है, हर वक्त 24 घंटे वहां पे गार्ड्स खड़ी की जाती हैं। वहां पे तो तरीकाकार ये है कि आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि वहां पे जाके मनमानियां करते फिरें। उस मजार के ऊपर 24 घंटे गार्ड रहते हैं, उसके चारों कोनों पे खड़े होते हैं, और एक बड़ा डेकोरम रखा हुआ है। वो किसी की सियासी आमाजगा नहीं है, और ये सारे मुल्क का फर्ज है। उसके ऊपर अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो एक तूफान था, लोग ये कह रहे थे कि हमें हमारे सामने आए तो हम इसका मुंह तोड़ दें उस आदमी का जिसने ये हरकत की है। तो ये भी एक पहलू है जो कि जज्बाती है कि कोई भी पार्टी हो। मुझे किसी ने किसी प्रोग्राम में कहा कि PTI ने कहा था, मैंने कहा वो भी मुराद अली शाह की कमजोरी है। अगर PTI क्यों नहीं पकड़े इनके लोगों ने? किसी भी पार्टी का, किसी का कोई राइट नहीं है कि एक ऐसी जगह पे जाके तकद्दस पामाल करे जिसके आज हम मनहूर मिन्नत, हम शुक्रगुजार हैं। अगर भारत में मुसलमानों की हालत देखी जाए तो आज इंसान को वैल्यू पता लगती है कि हम किस जन्नत में बैठे हुए हैं। तो एक डिसिप्लिनरी इशू है एक तरफ कि अगर किसी ने एक्सेस की है, पुलिस के साथ ज्यादती की है, उसका बिल्कुल उसका तिया पांचा होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कतन बर्दाश्त नहीं होगा कि जाके हमारे मुल्क के बानी के मजार के ऊपर जाके हुल्लड़बाजी की जाए। शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को खुद डूब मरना चाहिए था। मैं सोचता था कि ये मुराद अली शाह इसका क्रेडिट लेगा कि मैंने रूल ऑफ लॉ कायम किया है, मैंने यहां पे अपने तौर पे एक एक्शन किया है, बड़ी मजबूरी हमें करना पड़ा, लेकिन ये इस शख्स ने हरकत गलत की थी। एक लियोनेटिक, एक आदमी जिसके जो बिल्कुल एक लूज किस्म की हरकतें करता फिरता हर तरफ, अगर वो जाके यहाँ पे ये करता तो उसको पकड़ लिया तो तूफान कौन सा आ गया? कौन सी ऐसी जनाब आपके ऊपर आसमान गिर गया कि उसके पकड़ने से आपको बड़ी बड़ी सबको तकलीफ पहुंच रही है? ये सिंध गवर्नमेंट का बात का रवैया गलत है। वो उनकी ये शिकायत के किसी के घर का घेराव किया, वो बिल्कुल ठीक है, मैं उनके साथ हूं। लेकिन ये कहना कि उनको उसकी FIR दर्ज करने से कोई आसमान गिर गया है, मुझे भी शर्म आती है और उनको भी शर्म आनी चाहिए कि मुल्क के बानी के मजार के ऊपर ऐसी हुल्लड़बाजी हुई और ये उसके ऊपर माजरत खा है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ पिछले 2 दिनों के दौरान, जी NBC जल्दा, मुझे इस बात पे बहुत शर्म आ रही है कि मेरी पूरी पुलिस फोर्स इस्तीफा या छुट्टी पे जा रही है, और किस वजह से जा रही है उसका आपको बखूबी इल्म है। वो उसका जिम्मेदार कौन है उसका आपको बखूबी इल्म है। आप सब जानते हैं अगर कराची में पुलिस की कमांड नहीं रही तो क्या सूरत हाल है जी। आज बम धमाका हुआ है कराची में, फायरिंग नहीं हुई, बम धमाका हुआ है। एक आदमी दूसरे की जगह दे देता है, इंक्वायरी होती है, सजा हो जाएगी। लेकिन पुलिस वाले ने क्यों नहीं FIR दर्ज की? उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? उसके लिए उसको जाके सिफारिश करवानी थी चीफ मिनिस्टर से। भाई ये तो गलत है ना। एक आदमी टूटा है, एक आदमी कत्ल हो जाता है,
तो उसके लिए जाके उसको चीफ मिनिस्टर से पूछना कि मैं इसकी एफआईआर दर्ज करूं या नहीं। ये एमबीसी ये उसका फर्ज था। लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो क्या चले पॉइंट सामने है कि कानून की खिलाफवर्जी की गई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। सियासी सूरत हाल हम देख रहे हैं, बहरानी कैफियत का शिकार हो चुका है मुल्क इस वक्त सियासी तौर पर। सिस्टम पर भी बहुत सारे सवाल निशान जो है वो लग गए हैं। अब आर्मी ने उस मामले पर तहकीकात का हुक्म दिया है डीजी रेंजर्स को। देखना ये है कि तहकीकात किस तरह से आगे बढ़ती हैं, और इस पर अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने भी गवर्नर इस्माइल को तलब कर लिया है, जो कि कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये मामला अपने अंजाम को पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए जाने वाले एक और नोटिस के हवाले से। बढ़ती महंगाई के हवाले से उन्होंने नोटिस लिया है और चंद सवालात भी उन्होंने उठाए, जिस महंगाई के हवाले से बुलाए जाने वाले इजलास की वो सदारत खुद कर रहे थे। पहला सवाल था गंदम के हवाले से। उन्होंने कहा कि वाफिर मिकदार में जब गंदम मौजूद है तो आटे की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही। चीनी पर भी उन्होंने बात की, जिस पर उन्होंने कहा कि चीनी का स्टॉक मौजूद होते हुए कीमतें कम क्यों नहीं हो रही। मतलब इनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि चीनी का स्टॉक है, लेकिन इसके बावजूद कीमतें कम होने पर नहीं आ रही। जिसके बाद एक बार फिर से वज़रा की जानिब से यकीन दहानियां करवा दी गई हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हम बेहतर हिकमत अमली अपनाएंगे, जिसके बाद इन कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा। नासिर साहब, आप इससे आगाज़ करेंगे, बताइएगा पाकिस्तान में मौजूदा महंगाई की वजूहात आपकी नज़र में क्या है। एहतसाब का ना होना, एहतसाब की गैर मौजूदगी, एहतसाब सिलेक्टिव एहतसाब होना, एक तरफा एहतसाब होना, ये 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, जायज़ मुनाफा हो रही है। बार बार मोहलत दी जा रही है कि 3 हफ्ते की और मोहलत, भाई आपको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें, आप चीनी जमा कर लें या पकड़ कर लें, आप मुनाफा कमाएं, आप 3 हफ्ते और सही। तो मेरा अपना ख्याल ये कि जो प्रैक्टिकल लाइन थी हुकूमत की गंदम के बारे में, चीनी के बारे में, सब्जियों के बारे में, अंडों के बारे में, तो शुरू से ही गलत थी। वो ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सब फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल था। कोई ये इस्तेमाल अभी तक नहीं आया, मैंने ये कर दिया। पिछले हफ्ते हमने कहा था इस हफ्ते कीमतें मामूल पर आ जाएंगी, अब तक नहीं आई और बढ़ गई। अगर आप इदारा शुमारियात की रिपोर्ट देखें 0.46% फिर बढ़ गई, और 7 हफ्तों से ये ट्रेंड जारी है कीमतों में इजाफे का इस अंदाज से। बाकी तो छोड़ें आप, अब गंदम का मसला है, गंदम की फसल की कीमत का मसला है, कपास की सपोर्ट प्राइस का मसला है। अभी तो आने वाला साल भी आपके लिए खतरनाक होगा। अभी आने वाले साल की जो फसलें वो भी आपकी मुतासिर हो रही हैं। अब मुझे पता नहीं कि ये किस तरह इम्पोर्ट करेंगे, किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे ये, लेकिन बुनियाद वहाँ खराब हुई जब आपने चीज़ों को एक्सपोर्ट किया है और फिर आप इम्पोर्ट करने मजबूर हुए हैं, वहीं पर सारा मामला खराब हुआ है। और फसलें आपकी खराब हुई है, बिल्कुल सही है। फसलों के आपने दाम सही नहीं दिए, किसान को ये भी सही है, किसान डिस्करेज हो रहा है, ये बिल्कुल। मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरफा एहतसाब अगर खत्म हो जाता है तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। मीर, आप बताइएगा, आज तो ये भी खबर आई कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी के लिए टाइगर फोर्स को पहला टास्क मिला गया है। माशाल्लाह, मार्च 2019 से महंगाई का तूफान है, और मार्च 2019 के बाद 1.5 साल के बाद हमारे वज़ीर-ए-आज़म जागे हैं और वो हल क्या निकाला है वज़ीर-ए-आज़म ने, टास्क फोर्स का। यानी ये टास्क फोर्स का हल निकाल रहा है पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म। एक तो ये कौम से बहुत बड़ा झूठ बोल रही है हुकूमत, बहुत बड़ा झूठ बोल रही है कि कोरोना की वजह से महंगाई है। महंगाई शुरू हो गई थी पाकिस्तान में मार्च 2019 में, कोरोना पाकिस्तान में आया है मार्च 2020 में, और जनवरी 2020 में कोरोना के आने से पहले पाकिस्तान में महंगाई की शरह 14% तक जा चुकी थी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कौन से कि कोरोना की वजह से महंगाई आई। दुनिया में चीजें, बहुत सारे मुल्कों में चीजें कंट्रोल भी हुई है कोरोना की वजह से, चीजें सस्ती भी हुई है। एक कह रहे हैं कि जी बारिशें आ गई और सैलाब आ गया, पता नहीं कौन कौन सी कुदरती आफत इन्हीं के जमाने में उतर आई है। मार्च 2019 में कौन सी बारिशें थी, अप्रैल 2019 में कौन सी बारिशें थी, बारिशें तो अभी अप्रैल 2020 की बात है जब बारिशें हुई। अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई की जो ये बात करते हैं, देखिए डिमांड एंड सप्लाई जो है इसका एक मैकेनिज्म है। वो टाइगर फोर्स को सड़कों पे उतार, टाइगर फोर्स एक पॉलिटिकल स्टंट है, सबको पता है किसको पागल बना रहे हैं ये सिर्फ एक पॉलिटिकल क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं, पॉलिटिकल फोर्स इकट्ठी कर रहे हैं, यूथ के अंदर अपना पॉलिटिकल पेनिट्रेशन कर रहे हैं टाइगर फोर्स के नाम के ऊपर। टाइगर फोर्स ने कौन सा कमाल इस मुल्क में करके दिखा देना है मुझे। कई वॉलंटियर फोर्स का एक अपना कॉन्सेप्ट जरूर होता है अपनी जगह पे, वो मामले करती है हुकूमत के साथ, लेकिन हमें पता है कि ये किस मकसद के लिए टाइगर फोर्स बनी है।
पूरी दुनिया के अंदर साइंटिफिक तरीकों से महंगाई कंट्रोल होती है, डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल होती है। यहाँ तक काजमी साहब आपके साथ बरतानिया से मौजूद हैं, कभी वहां पे सुना है कि जी टमाटर खत्म हो गया, प्याज खत्म हो गया, गंदम जो है वो उसको कीड़े खा गए, चावल खत्म हो गया, फला चीज नहीं मिल रही। एक आप स्टैटिस्टिकल साइंस के जरिए से, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए से आप आज बैठ के देख सकती हैं कि आज से 50 साल के बाद मियां वाली के किस गांव में कितने टमाटर जो है वो खाए जाएंगे। आज से 50 साल के बाद शिकारपुर की किस गली में कितना नमक खाया जाएगा। स्टैटिस्टिकल साइंस आपको बताती है। तो यार आप गंदम पैदा करने वाले दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल है, आप गन्ना पैदा करने वाले दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शामिल है। एक साल आप गंदम एक्सपोर्ट कर देते हैं, आपको याद आता है तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया, फिर आप इम्पोर्ट कर रहे हैं। आप गंदम पैदा करने वाले फ्रूट से गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप चीनी प्रोड्यूस करने वाले लेटिन अमेरिका के बाद बड़ा मुल्क है, आप चीनी को कभी एक्सपोर्ट करते हैं फिर इम्पोर्ट करते हैं। ये जो आपका पिछले महीने जो आपका ट्रेड डेफिसिट है, उस ट्रेड डेफिसिट के अंदर तकरीबन कोई 20-22% जो है वो आपके ये फूड इंपोर्ट है, जो आपकी नाराजगी की वजह से हुई है। आप बताएं, कहते माफिया आ गया, माफिया कार्टलाइजेशन आ गई, ये आपका काम है। वज़ीर आज़म ने हमें बताया कि माफिया होता है इस मुल्क में, वो तो हमें पता है। मतलब मुख्तलिफ पॉइंट्स आपने यहाँ पर रेज कर दिए हैं, मैं उसी को लेकर आगे बढ़ती हूँ। और आपने उसमें भी पॉइंट ऐड किया कि ज़राअत का शुबा हमारे मुल्क में हम देख रहे हैं कि ज़बोहाली का शिकार हो रहा है। ज़गम साहब, 2 साल के दौरान चीनी 40 रुपए किलो महंगी हुई, मुख्तलिफ अक़साम की दालें 15 रुपए फी किलो महंगी हुई, दर्जन अंडे इस वक्त 190 रुपए में दस्तयाब है। देखिए ज़रिया, एक तो आपने डरा ही दिया कि वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस ले लिया है। वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेते हैं तो गरीबों की टांगें कांपने लगती हैं, क्योंकि हर नोटिस पे कीमत बढ़ती है। और दूसरी बात, जो आपने वज़ीर आज़म साहब के सवाल सुनवाए, ये तो हमारे सवाल हैं। वज़ीर आज़म साहब को तो इन सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने पूछा कि अगर गंदम का ज़ख़ीरा मौजूद है तो आटा क्यों महंगा है। भाई, गंदम तो हुकूमत पाकिस्तान ने ख़रीदी थी 1400 रुपये मन। गंदम का ज़ख़ीरा तो आपके पास है। आप बताइए, जब आपके पास ज़ख़ीरा मौजूद है तो 2800 रुपये मन आटा लोग क्यों ख़रीद रहे हैं? लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? लोग 2 वक्त का खाना लोगों के लिए क्यों मुश्किल हो रहा है? बात यह है कि ये जो पॉपुलिस्ट होते हैं, इनका सबसे बड़ा ट्रिक, सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि ये पेचीदा मसलों को एक आसान बयानिए में तब्दील करके किसी न किसी पे सारा मलबा डाल देते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेते। देखिए, इन्फ्लेशन की वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं, सब जानते हैं। इसके लिए कोई आपको PhD इकनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं है। आपके रुपए की कीमत गिरी, IMF के प्रेशर में हुकूमत ने अचानक बेतहाशा कीमत गिराई, जिसके नतीजे में महंगाई का एक तूफ़ान आया। फिर जिस तरीके से तेल, गैस, बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है, उसके नतीजे में तमाम चीज़ों की कीमत पर असर पड़ रहा है। फिर तीसरी चीज़ डिमांड एंड सप्लाई की है, जिस पर नज़र रखना, जिसको कंट्रोल करना और ये यकीनी बनाना कि कोई माफियाज डिमांड और सप्लाई पे प्ले करके अवाम पे डाका नहीं डालेगा। ये हुकूमत का काम होता है, जिसमें हुकूमत इंतहाई बुरी तरीके से नाकाम हुई है। और मसला सिर्फ महंगाई नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, पाकिस्तान में स्टैगफ्लेशन है। यानी महंगाई, इन्फ्लेशन प्लस स्टैग्नेशन, कि आपकी तरक्की भी रुकी हुई है। पिछले मंगल को IMF की जो रिपोर्ट आई, उसने कहा है कि आपकी ग्रोथ रेट अगले साल सिर्फ 1% होगी और आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 10% होगी। और एक चीज़ मज़ीद मुझे ऐड करने दीजिए कि आपकी साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.5% होगी। ऐसे हालात हैं, जो IMF की यही रिपोर्ट कह रही है कि अगर ये हालात रहे तो 2025 तक पाकिस्तान की इकानमी की हालत बहुत बुरी होगी। और इस पर अगर कुछ ना किया वज़ीर आज़म साहब ने, इसी तरीके से नोटिस लेते रहे, कोई इफेक्टिव पॉलिसी ना बनाई, तो पाकिस्तान के अवाम मज़ीद मुसीबत में जाएंगे। और नज़र ये आ रहा है कि हम एक पूरा डेकेड लूज़ करेंगे उनकी वजह से। एक पूरा डेकेड तरक्की से निकल जाएगा और लोग गुर्बत में जाएंगे। जनरल साहब, प्राइम मिनिस्टर आज 2 साल बाद जाकर कह रहे हैं कि वज़रा महंगाई के खात्मे को अपना मिशन बनाए। अच्छी बात है अगर उनका तमाम तर तवज्जो का मरकज़ महंगाई को कंट्रोल करना हो जाए तो। लेकिन ये बताइएगा, वजूहात मालूम है उन्हें कि कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिन पर काम किया जाए और महंगाई को कम किया जाए? लगता ये है कि इनको अंदाजा ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है।
देखिए, बात यह है कि जब पहले आटा चीनी खत्म हुई और इन्होंने गंदम इंपोर्ट करने के लिए कहा, तो इनके वुज़रा खुद बताते रहे, बयान देते रहे हैं कि हमें ये ऑफिसर्स ने नीचे रिपोर्ट पेश की थी कि मुल्क में काफी जखीरा है, लिहाजा एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी गई। एक्सपोर्ट हुई तो फिर कमी आ गई। भाई क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जिन्होंने आपको कहा था कि बहुत कुछ है यहाँ पे, आप एक्सपोर्ट कर दें? कोई किसी ने नहीं पूछा उनको, कोई जवाब नहीं है उसका। और फिर ये है कि आप अभी भी ये हमें बता रहे हैं कि जी आटा अगर गंदम पड़ी है तो आटा क्यों नहीं मिल रहा? भाई बात यह है कि आपका काम है, आप जनरल साहब मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको, मैं आती दोबारा अतर आपकी तरफ आऊंगी। द सेम क्वेश्चन बताइएगा कि पाकिस्तान में इस बढ़ती महंगाई की वजूहात क्या हैं और प्राइम मिनिस्टर को मालूम भी है ये वजूहात? देखिए, एक दिन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि मैं बैठा हुआ टीवी देख रहा था और मैंने कुछ टीवी पे देखा तो मैंने कहा ये कितना जुल्म है। तो मुझे खातूने अव्वल ने याद करवाया कि आप वज़ीर आज़म हैं, आप इस जुल्म को खत्म कर सकते हैं। तो आई होप कि अगर अभी भी वो टीवी देख रहे हैं, व्यूज मेकर्स देख रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप वज़ीर आज़म हैं, आप हमें ये ना बताएं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बराए मेहरबानी इन सब चीज़ों को ख़त्म करें, इसलिए कि आम जो शख्स है वो महंगाई से बहुत ज़्यादा इस वक्त मुतासिर हो चुका है। ऑब्वियसली कोरोना ने इसमें रोल प्ले किया होगा, लेकिन मेन रीज़न जो है वो हमें पता है कि जो हमारा पैसा है उसकी डीवैल्यूएशन हुई है। अगर हम थोड़ा सा ही पीछे जाएं तो जब जापान में यन की कीमत कम हुई थी तो 2015 में वहां पे भी बड़ी महंगाई हुई थी। तो मेन इशू यही है कि जब तक हमारे तमाम इकोनॉमिक फैक्टर्स बेहतर नहीं होंगे, शुरू में जिस तरह आके इन्होंने इकोनॉमी को हैंडल करने की कोशिश की, असद उमर साहब ने कहा कि मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, तो बहुत सारी इन्होंने मिसमैनेजमेंट जो की है, अब उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हमें ये महंगाई नजर आ रही है और जिससे आम आदमी इफेक्ट हो रहा है। और इनकी खुशकिस्मती है कि इनके पास जो ऑपोजिशन है वो सर से पांव तक करप्शन में दबी हुई है, करप्शन के इल्जामात में दबी हुई है। अगर वो ये बयानियां लेके चले, लोगों का बयानियां लेके चले, तो फिर आप देखेंगे कि इस तहरीक में कितनी ज्यादा जान पड़ेगी। लेकिन उनके अपने इतने मसाइल हैं कि वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे सकते, उनको अपनी मामलात की फिक्र रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट नहीं जिस पर प्राइम मिनिस्टर बात करें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिन पर अगर काम किया जाता है तो ही इस महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, लेकिन से वापस आकर मैं चाहूंगी कि जनरल साहब आपकी भी एनालिसिस में सवाल पर शामिल कर सकूँ। और जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के मामले पर, जहाँ पर 11 सियासी जमातों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ इत्तेहाद तश्कील देने का फैसला किया है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के मामले पर सियासी जमातों ने मोदी सरकार के खिलाफ एक इत्तेहाद तश्कील दिया है। ये नया सियासी इत्तेहाद है जिसमें 11 सियासी जमातें शामिल हैं और अब की बार इसमें वो सियासी जमातें भी शामिल हैं जिसमें माजी में जिन पर मोदी सरकार की नवाज़शात रही हैं, भारत सरकार की जानिब से उन्हें बारहा नवाजा जाता रहा है। लेकिन इस बार मकबूजा कश्मीर के मामले पर ये सियासी जमातें एक पेज पर इकट्ठा होती दिखाई दे रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए, वहाँ की आवाम के लिए और अपने सियासी मफादात के लिए मिलकर जद्दोजहद करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या कश्मीर में बढ़ती बयानियाँ नाकाबिल कबूल हो रहा है, इसीलिए ये एक नया इत्तेहाद मंजर आम पर आ रहा है? जनरल साहब बताइएगा, ये 11 सियासी जमातों का जो नया इत्तेहाद है ये कुछ रंग ला पाएगा? देखिए जरा बात यह है कि ये वो सियासी जमातें हैं जो ज्यादातर भारत नवाज थीं और कुछ उन्होंने खुद बाद में बना के इसमें शामिल किए जो कि बीजेपी की पार्टनर्स थी। अब ये है कि इशू ये नहीं है कि आर्टिकल 370 जो है वो वापस बहाल कर दिया जाए। अगर वो बहाल कर भी दिया जाए तो जो हुर्रियत की डिमांड थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें तो कोई ऐसा किस्सा नहीं है। सो ये सारा किस्सा दब जाएगा अगर आप वो आर्टिकल 370 बहाल हो जाता है तो ये सारे मुतमईन होके फिर वहीं उसमें पुराने खेल में शामिल हो जाएंगे कि बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमतें वगैरह बना ली। हमें कुछ इतला थी कि इन्होंने फारूक अब्दुल्ला को अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कोई उनको ऑफर्स की हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट उनका कि हम बना देंगे आपको, भारत का वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। तो वो इस तरह की बेट्स इनको देंगे और अगर 370 बहाल हो जाता है तो ये सारा मामला ठंडा होके तो वो जो आज़ादी वाली तहरीक है उसको ये कुचलना शुरू कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम ये समझें कि ये असल मकसद की तरफ ले जाने वाली है।
ये उनका अपना एक वही उन पार्टियों का अपना एक एजेंडा है जो समझते थे कि रियासत की अपनी एक छोटी मोटी खुद मुख्तारी और उसके बाद रियासत की अपनी एक असेंबली होनी चाहिए और वहां पे रियासत के कानून बदलें। जो चीज नहीं बदली जा रही वो शरीयत का कानून था जिसमें कि वहां पे ला के हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है, उसकी भी कोई बात नहीं। और दूसरी तरफ ये है कि जो हुर्रियत के लोग हैं उनको बंद किया हुआ है, वो बाहर नहीं है, लिहाजा मुतालबा जो है वो बड़े यकतरफा से हैं और ये कश्मीर के मसले के हल के लिए कतन भी कोई मदद नहीं देंगे। एनबीसी एक ऐसा इत्तेहाद जिसके सरबराह फारूक अब्दुल्ला साहब हों और इसके अलावा उस इत्तेहाद में महबूबा मुफ्ती भी शामिल हों, बताइएगा उस इत्तेहाद से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कश्मीर में भारतीय बयानिया नाकाबिल कबूल हो रहा है? ये बस सिद्ध की बात मैं कहना चाहूँगा, शायद बुरा लग जाए लोगों को कि गद्दार इब्ने गद्दार इब्ने गद्दार और गद्दार बीते गद्दार, ये शजर नसीब है इन लोगों का। इन लोगों ने हमेशा कश्मीर को बेचा है, फरोख्त किया है। कभी इसलिए फरोख्त किया कि इनको वज़ारत आला मिल जाए, कभी इसलिए फरोख्त किया कि इनको मरकज में वज़ारत दाखिला मिल जाए। मुफ्ती सईद वज़ीर दाखिला थे, महबूबा मुफ्ती के वालिद उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर थे। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे और शेख अब्दुल्ला सबसे बड़े गद्दार थे जिन्होंने कश्मीरियों का मुआहदा कराची के बरक्स काम किया। अब ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं अगर, तो उनकी कोई कदर कीमत यूँ नहीं है कि अवाम इन्हें कबूल नहीं करते। भारतीय बयानिया तो अवाम ने कबूल ही कभी नहीं किया, इसलिए जाने दी ना। 1 लाख जो शहीद हैं कश्मीरियों के, उनके जो कब्रिस्तान आबाद हैं जिन्हें हम बाक़ी शोदा कहते हैं, मुझे वहाँ फ़ख्र है जाने का, फातिहा पढ़ने का, वो इसलिए तो आबाद हुए कि उनको भारत का बयानिया कबूल नहीं है, वो भारत को ही कबूल नहीं करते और भारत के वजूद से ला ताल्लुक़ हैं, अब भी ला ताल्लुक़ हैं वो। तो मसला ये नहीं है, मसला ये लोग भी कबूल नहीं है। ये कितने पवित्र होकर, कितना सीता और शंकर बन के वहाँ पहुँच जाएँ बांसुरी बजाते हुए, इन्हें लोग कबूल नहीं करेंगे। पहली बात, इन्होंने लोगों से गद्दारी की है, ये फिर गद्दारी करेंगे, ये फिर गद्दारी करेंगे, ये फिर कोई ओहदा ले लेंगे, ये फिर कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, कोई वज़ीर दाखिला बन जाएगा, कोई वज़ीर सक़ाफ़त बन जाएगा, ये बन जाएंगे। बीजेपी के इत्तेहादी रह चुके हैं, फिर रह लेंगे, कोई मसला नहीं है। कांग्रेस के बारे में हमारे एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, कांग्रेस इससे बुरी पार्टी है। ये कांग्रेस तो थी ना जिसने मकबूजा कश्मीर को मकबूजा किया, और ये बीजेपी थी जिसने मकबूजा कश्मीर को एनेक्स किया। तो दोनों गुनाहगार हैं, दोनों ही बदमाश हैं और दोनों ही कश्मीरियों के कातिल हैं। अतर हमने अक्सर ज़ाती मफादात को सियासत की भेंट चढ़ते देखा है, ये इत्तेहाद भी उसी की तरह है या कुछ हम पॉजिटिव होप्स रख सकते हैं? देखिए, जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो हमें बहुत सारे कश्मीरियों की जानिब से रिएक्शन नहीं आया, नजर नहीं आया। उसकी एक वजह यह थी कि कश्मीरियों की बड़ी तादाद भारत के आइन को मानती नहीं। ये लोग जिनको आप प्रो भारत पार्टीज कह सकते हैं, प्रो भारत सियासतदान कह सकते हैं, जब इनको गिरफ्तार किया गया तो जो इनके हमायती थे वो भी आपको बाहर नजर नहीं आए। और कश्मीर के अंदर जो मेरी बात होती रही, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि हम खुश हैं कि अब इनको भी गिरफ्तार किया गया है, इसलिए कि ये भारत के साथ मिले हुए थे और हम इन्हें कहते थे कि भारत धोखा देगा, ये भारत के साथ मिलकर हमें भी धोखा देते रहे और अब इनके साथ भी ये हुआ। लेकिन अब ये जो इत्तेहाद बना है, मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकली ये लोग इररेलेवेंट होते जा रहे थे अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए, और दूसरा कश्मीरियों को एक दूसरी तरफ लगाने के लिए, चलो एक नई चीज आपको दे देते हैं, आजादी को छोड़ो, इसके पीछे लग जाओ, आर्टिकल 370 को हम बहाल करवाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इनको सियासी तौर पे जो इस वक्त लाइफ चाहिए थी, जो जान चाहिए थी, उसका ये इन्होंने मंसूबा बनाया है और इनकी कोशिश ये है कि ये पॉलिटिकली दोबारा रेलेवेंट हो। बाहर ये जा नहीं सक रहे, हालांकि इन पे कोई इस किस्म की पाबंदियां नहीं है। अब महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है वो तकरीबन 14 महीने के बाद हाल ही में अपने वालिद साहब की कब्र पे गई हैं, लेकिन मुझे पता है मेरी कश्मीर में बात होती रही, पीडीपी की जो पार्टी है उसके अंदर भी बात होती रही, उनके ऊपर इतनी कोई ज्यादा पाबंदियां नहीं थी। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। भारत की हुकूमत लाखों करोड़ों रुपया हर माह इनकी नजरबंदी के ऊपर खर्च कर रही है। ये 5 स्टार जिंदगी गुजार रहे थे नजरबंदी में, इसलिए कि कश्मीरियों से छुप के उधर बैठे हुए थे। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकली दोबारा रेलेवेंट होने के लिए इन लोगों ने ये स्टंट किया है। मुझे इसमें जो मेजॉरिटी कश्मीरी हैं उनकी सपोर्ट नजर नहीं आती। ये इन लोगों के अपना जो सियासी सर्वाइवल है ये उसकी जान है। अमीर,
देखिए, फारूक अब्दुल्ला जो है ये जैसे कतर भी कह रहे थे, मेरा ख्याल है इररेलेवेंट हो चुके थे। अभी उनकी इस वक्त एज जो है वो कोई 82-83 साल की एज है। 3 दफा ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पहले मकबूजा कश्मीर में। इन्होंने कुछ नहीं वहां पे किया और ये प्रो इंडियन हमेशा से रहे हैं। हाँ, अभी कुछ स्टेटमेंट्स रिकॉल कर पाए उनकी में, जब से ये 5 अगस्त के बाद का मामला है तो इन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट भी दिया है। इन्होंने ये भी कहा है कि अब हमें एहसास हो रहा है कि जो कुछ हुआ था उसमें वो ठीक हो रहा था उस वक्त, जब ये 2 कौमी नजरिए के ऊपर तकसीम हो रहा था बड़े सगीर। इन्होंने ये भी कहा, अभी करण थापर को इंटरव्यू दिया, मुईद यूसुफ के आसपास किसी दिन इंटरव्यू हुआ, उसमें इन्होंने कहा कि हम जो है कश्मीरी इस वक्त को गुलाम तस्वुर कर रहे हैं, हम इंडियंस नहीं है। हम अब कश्मीरी जो है, हमें अगर भारत की हुक्मरानी के बजाय अगर हम पर चीन की हुक्मरानी मुसल्लत हम पर हो जाए तो हम उसको वेलकम करेंगे। यानी हम चीन की गुलामी को कबूल कर लेंगे लेकिन हम भारत की गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। तो इस किस्म के स्टेटमेंट, इसी तरह से महबूबा मुफ्ती की भी स्टेटमेंट, वो भी चूंकि नजर बंद रही, अभी शायद कोई 1-1.5 माह पहले उनका जो हाउस अरेस्ट है उसको खत्म किया गया है, उनकी स्टेटमेंट्स भी आती रही है प्रो पाकिस्तान। एक चूंकि पॉलिटिकल प्रोसेस है, बहरहाल अब जंग तो फौरी तौर पर लड़ी नहीं जा सकती। वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, भले हमें भी उनसे शिकायतें हैं कि उन्होंने ही एक जमाने में इंडियन ऑक्यूपेशन को मजबूत भी किया, तस्लीम भी किया, लेकिन बहरहाल अगर वो वहाँ की लोकल जो इंडिजिनस मूवमेंट है अगर उसको आवाज देते हैं, वो अगर वो अपने अवाम और अपने यूथ को कोई आवाज दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम ये इनकी जो ऑपोजिशन है मिलकर दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ, ये जो 11 जमातों की है, इसकी न्यूसेंस वैल्यू जरूर बन सकती है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देखेगी कि भाई ये वहीं की इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहीं के पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अगर ये कह रहे हैं कि भारत जुल्म कर रहा है, अगर ये कह रहे हैं कि भारत को गुलाम बना रहा है, अगर ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 गलत जो है इसको एब्रोगेट किया गया है, तो उसकी ज्यादा से होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी में निस्बत पाकिस्तान की। आप तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मतलब आप ये कहेंगे अगर कश्मीरी अवाम का वोट बैंक इन जमातों को मिल जाता है तब हम देख सकते हैं कि इस इत्तेहाद की कोई वक़्त है। अदरवाइज इन खुद से इन पार्टियों का मंजर आम पर आना इत्तेहाद की सूरत में वो बयानिया इतना काबिल कबूल होता दिखाई नहीं दे रहा। ज़ैगम साहब, ज़रिया शायद जनरल साहब मेरी तस्दीक करेंगे, मुझे याद नहीं है तो इससे पहले कश्मीर की हुर्रियत पसंद जमातें उन जमातों के साथ एक इत्तेहाद में शामिल हुई हों जो भारत की ग़ुलामी को कबूल करने पर तैयार हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि कश्मीर में क्या सूरत हाल है और कश्मीर की जो जमातें हैं, हुर्रियत पसंद जमातें हैं, वो कितनी मुश्किल सूरत हाल देख रही हैं और कितना बड़ा चैलेंज उनको नज़र आ रहा है। आर्टिकल 370 कोई छोटी बात नहीं है, डोमिसाइल कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये वो टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए भारत कश्मीर की स्टेटस को चेंज कर रहा है। ना सिर्फ कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन को चेंज कर रहा है, बल्कि कश्मीर की जो डेमोग्राफिक्स हैं, जो कश्मीर में जो आबादी की सूरत हाल है, उसको भी तब्दील करने लगा है। कमोबेश वो उस तरह के स्टेप्स लेने लगा है जिस तरह के इसराइल ने लिए हैं फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। अब आप देखिए, इनकी एक बहुत बड़ी सूरत हाल, बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि भारत ने एका कर लिया है कश्मीरियों के ख़िलाफ़। ऐसा एका आपको इससे पहले तारीख़ में नज़र नहीं आता था। भारतीय मीडिया हो, भारत की जुडिशरी हो या भारत की पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, तमाम कश्मीरियों के ख़िलाफ़ एका कर चुके हैं। और हमारी बेबसी देखिए, हमारी हालात देखिए कि बाहर से जो कश्मीरियों को मदद मिलनी थी, बाहर से जो अखलाकी और सफारती मदद मिलनी थी, उसमें हम कितने नाकाम हो चुके हैं कि मामूली सी मदद को एक अच्छी करारदाद, मुसलमान मुमालिकों को मुल्कों का इत्तेहाद जो हमेशा कश्मीरियों की मदद करता था, उनकी एक खाली सूखी हुई करारदाद हम वो भी नहीं ला सकते। हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम कश्मीरियों के लिए क्या कर रहे हैं और हमारी वजह से कश्मीर की सिचुएशन क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। ठीक है, हमारा किरदार क्या है, हमें उस पर भी फोकस करना होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं अगेन अपने सवाल की तरफ आऊँगी कंक्लूजन के लिए कि खुद को एक नई सियासी ज़िंदगी बख्शने के लिए इत्तेहाद कायम किया गया है। एनबीसी मेरे पास मैक्स 10 सेकंड्स हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम मुत्तदा मुहाज के नाम से ये तजर्बा नाकाम हो चुका है 1987 में। और मुस्लिम मुत्तदा मुहाज में कि अरकान असम्बली में, अब गौर सुनिएगा, अली गिलानी साहब भी शामिल थे। ये तजर्बा उस वक्त हुआ था
जो नाकाम हो गया, फारूक अब्दुल्ला पीठ दिखा के भाग गया। तो सिंपल सी बात है, पहले भी डसे जा चुके हैं, मतलब आप तारीख पहले भी इस तजुर्बे को नाकाम करार दे चुकी है। 30 साल पहले जगम खान साहब ने इस बात की तस्दीक की। इसी के साथ और मेहमान आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।